हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो है साइक्लोन से रिलेटेड, कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा और इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, चाहे अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, दोनों में ही साइक्लोनिक इवेंट्स होती हैं और इसका रीजन होता है इंडियन ओशन का पास होना। अभी रिसेंट में हमने दो साइक्लोन्स को देखा, दो साइक्लोन के बारे में सुना। एक तो था ताउते साइक्लोन, जो कि अरब सागर में आया था और मई 13 को आईएमडी ने इसके बारे में इसको पहली बार मॉनिटर किया था और ये एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। और दूसरा साइक्लोन यास, जिसको 23 मई को आईएमडी ने मॉनिटर किया था और ये भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। देखिए, यहाँ पे आप साइक्लोन ताउते का ट्रैक देख सकते हैं, जो कि गुजरात के तट से टकराया था और यहाँ पे इसने भारी तबाही मचाई थी, जो कि अरब सागर में आया था। और दूसरा साइक्लोन यास साइक्लोन, जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और यहाँ पे उड़ीसा के तट पर ये टकराया था। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही साइक्लोन न्यूज में थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बारे में जानना कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की कंपैरिजन में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं। मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है और प्रीलिम्स में भी। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। साइक्लोन बनते क्यों हैं, साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो हम पहले देख लेते हैं। साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन के लिए है वार्म ओशन वाटर विद द टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस, जो कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। और दूसरा, जो पानी है समुद्र का, वो 60 से 70 मीटर की गहराई तक गर्म होना चाहिए, तो तभी वो नमी को बनाए रखेगा और साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए ये एक फेवरेबल कंडीशन है। देखिए, जो समुद्र का पानी है वो 60 से 70 मीटर की गहराई तक गर्म होना चाहिए और दूसरा 26 से 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अब अगर समुद्र का ये ऊपरी सतह का पानी अगर गर्म होगा तो ऊपर की हवाएं भी गर्म होंगी और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर के एरिया से इस लो प्रेशर के एरिया की तरफ हवाएं बहना स्टार्ट कर देती हैं, इसको फिल करने के लिए। ठीक है, और दूसरा रीजन कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, ये हवाएं सीधी डायरेक्शन में ना आकर चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देती हैं और एक चक्र बना लेती हैं, जिसको ही चक्रवात बोलते हैं। कि ये अर्थ है और पृथ्वी के घूमने के कारण विंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, और इस डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब इसके कारण होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चीज, कोई भी गतिशील वस्तु, जैसे कि आप हवा का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सीधी डायरेक्शन में ना जाकर अपने राइट साइड की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है, वो राइट साइड की ओर ना मुड़कर लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाती है। और यही रीजन है कि उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, देखिए ये ताउते साइक्लोन का ट्रैक है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और इसी तरह से साइक्लोन यास का ट्रैक, यहाँ पे ये लो प्रेशर का एरिया है, ये साइक्लोन की आई है और कैसे हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर की ओर हवाएं बह रही हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही होती हैं। तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ही होता है। और तीसरा रीजन है लो लेवल डिस्टर्बेंसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थंडरस्टॉर्म आना, जो कि या तो उसी लोकल रीजन में आ सकते हैं या फिर नेबरिंग रीजन में चक्रवात आने से आ सकते हैं। जैसे कि अगर पैसिफिक ओशन में टाइफून आते हैं तो इससे बची हुई जो रिमेनिंग मॉइस्चर होती है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आना शुरू कर देती है। ठीक है, और यही रीजन है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। इसका फोर्थ रीजन है विंड शीयर। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के कंपैरिजन में ज्यादा लोअर विंड शीयर होती है और ये भी एक वजह है बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आने का अरब सागर की कंपैरिजन में। अब ये विंड शीयर होता क्या है, देखिए इसका मतलब है कि अपर लेयर्स और सरफेस लेयर्स में विंड की वेलोसिटी का, उसकी स्पीड का या फिर उसकी डायरेक्शन में डिफरेंसेस का होना। ठीक है, जिसमें कि उसकी स्पीड, डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी एटमॉस्फेयर में चेंज होती है, उसमें डिफरेंस होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, और लोअर विंड शेयर का होना भी साइक्लोन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है और इससे साइक्लोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब विंड शेयर में होता क्या है, ये दो टाइप का होता है, एक वर्टिकल विंड शेयर और एक हॉरिजॉन्टल विंड शेयर। वर्टिकल विंड शेयर में क्या होता है कि अलग अलग एल्टीट्यूड पर चेंज इन एल्टीट्यूड, देखिए मतलब ऊंचाई के साथ साथ विंड की स्पीड में और उसकी डायरेक्शन में बदलाव आता जाता है। मान लीजिए इस एल्टीट्यूड में इतनी ऊंचाई तक तो हवाएं ऐसे बह रही हैं और इस ऊंचाई में हवाएं ऐसे बह रही हैं। ठीक है, तो ये होता है विंड शेयर, वर्टिकल विंड शेयर। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल विंड शेयर। और वर्टिकल विंड शेयर की वजह से ही साइक्लोन्स आते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस है, इस एल्टीट्यूड पे, इस ऊंचाई पे तो स्पीड कम है, फिर बढ़ती जा रही है, देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शनल शेयर, इसमें
इतनी ऊंचाई पर तो हवा इस डायरेक्शन में बह रही है, यहाँ पे ऐसे। अगला कारण है अपर एयर डिस्टर्बेंसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जब अपर लेयर में कन्वर्जेंस होता है तो उसका सीधा मतलब होता है लोअर लेयर में डाइवर्जेंस का होना, लोअर सरफेस एरिया पे डाइवर्जेंस का होना, जो कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए एक बैड कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे अगर लोअर लेयर में अगर डाइवर्जेंस होगा तो इसका मतलब है कि मौसम साफ है, क्लियर स्काई है और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो साइक्लोन्स नहीं आएंगे इस कंडीशन में। और दूसरा है अपर एरिया में डाइवर्जेंस होना, जो कि रिलेटेड है लोअर एरिया में कन्वर्जेंस के होने से। और ये दूसरी कंडीशन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनती है और यही वजह है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आते हैं अरब सागर की तुलना में। ठीक है। और अगला है हाई ह्यूमिडिटी अराउंड 50 to 60%, जिसका रिलेशन है वार्म ओशन वाटर से, जिसको हम देख चुके हैं। तो अब हम इसको एक एक करके कंपैरिजन से पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में अरेबियन सी की तुलना में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं? देखिए, जो साइक्लोन अरब सागर में आते हैं वो उनमें से सिर्फ 25% साइक्लोन ही ऐसे होते हैं जो कि तट तक पहुंच पाते हैं, और दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी में जितने साइक्लोन आते हैं उसका 58% साइक्लोन तट तक पहुंच पाते हैं। देखिए आप, एक डिफरेंस ये है। और दूसरा, द साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी ईदर ओरिजिनेट इन सिटू ओवर साउथ ईस्ट अरेबियन सी, मतलब जो अरब सागर में जो साइक्लोन आते हैं वो या तो अरब सागर के लोकल एरिया में जो कंडीशन पैदा हो रही है उससे आते हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आते हैं उससे जो नमी बसती है उसकी वजह से साइक्लोन आते हैं अरब सागर में। और दूसरा, बंगाल की खाड़ी में मिली दो जगह से साइक्लोन आते हैं। एक तो खुद बंगाल की खाड़ी के लोकल एरिया में अगर साइक्लोन बनते हैं ऐसे कंडीशन उत्पन्न होती है, और दूसरा, अगर पैसिफिक ओशियन में कोई टाइफून आया है तो उससे जो बची हुई नमी है उसकी वजह से साइक्लोन बनते हैं बंगाल की खाड़ी में। और जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं जब तक वो अरब सागर तक पहुंचते हैं तो वो अपनी मॉइस्चर को खो देते हैं और अरब सागर में ज्यादा इफेक्टेड वो नहीं होते हैं। और अगला रीजन है कि अरब सागर में पानी ठंडा होता है कंपेरेटिवली बंगाल की खाड़ी के। और इसका रीजन क्या है? देखिए, ये बंगाल की खाड़ी, और आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की मुख्य नदियां जैसे गंगा नदी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, उन सभी का पानी जो फ्रेश वाटर होता है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है। तो ये जो फ्रेश वाटर होता है ये सी सरफेस पर एक थिन लेयर बना देता है, और ये थिन लेयर जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेरिजन टू सॉल्ट वाटर। ठीक है। और ये भी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए एक अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये था अगला फैक्टर जो कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आने के लिए जिम्मेवार है। और हमने विंड शेयर का पॉइंट भी देख लिया कि बंगाल की खाड़ी में रिलेटिवली लोअर वर्टिकल विंड शेयर होती है, और विंड शेयर के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये अगला रीजन था बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आने का अरेबियन सी की कंपेरिजन में। और एक और फैक्टर है जो कि जिम्मेवार है इसके लिए, वो ये है कि देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं अरब सागर के पास और बंगाल की खाड़ी के पास ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई भी ज्यादा होती है, इसकी लगभग 900 से 1500 मीटर ऊंचाई तक की होती है, और दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स 500 से 600 मीटर की एवरेज इनकी ऊंचाई होती है। तो ईस्ट कोस्ट में कोई बड़ा माउंटेन नहीं है, पहाड़ नहीं है जो कि हवा की स्पीड को रोक ले। ठीक है। और दूसरी तरफ अरेबियन सी के पास वेस्टर्न घाट्स पास में है जो कि हवा की स्पीड को रोक लेते हैं, और इसलिए बंगाल की खाड़ी वाले चक्रवात जो होते हैं वो ज्यादा विनाशकारी होते हैं, इससे ज्यादा जानमाल की हानि होती है। और पूर्वी तट पर भूमि ज्यादा समतल भी होती है, इसलिए तूफानों को वो मोड़ नहीं पाते, जबकि पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है और उसकी ऊंचाई के कारण तूफान क्या है वो जल्दी मुड़ जाते हैं।